आज का अपना टॉपिक है अकबर। तो हमने बाबर को पढ़ा मुगल काल में, उसके बाद में हमने पढ़ा हुमायूं को। हुमायूं के समकालीन थे शेर शाह सूरी, उनको हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अकबर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, जन्म की। तो अकबर का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम। तो अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट, अमरकोट के जो शासक थे उनका नाम था वीरसाल। तो वीरसाल के महल में अकबर का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब इनके बचपन की बात कर लेते हैं कि अकबर का बचपन में क्या नाम था, बचपन में इनको किस नाम से बुलाते थे, संबोधित करते थे? तो इनका नाम था बदरुद्दीन। अब बात करते हैं राज्याभिषेक की कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर, और ये कलानौर कहाँ पर स्थित है? पंजाब में, ठीक है। वहाँ पर अकबर का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। तो हम देखें, जन्म की बात करें तो 1542 में जन्म हुआ था और 1556 में इनका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। इस समय अकबर की जो आयु की हम बात करें तो अकबर की आयु 13 साल और मात्र 4 महीने थी। 13 साल और 4 महीने उम्र थी किसकी? अकबर की, जब राज्याभिषेक किसका हुआ था? अकबर का हुआ था। राज्याभिषेक जब हुआ तो इन्होंने एक उपाधि धारण की, और वो उपाधि कौन सी थी? शहंशाह। तो हम बोलते हैं ना शहंशाह अकबर, तो वो शहंशाह की उपाधि किसने धारण की? अकबर ने की। अब बात कर लेते हैं कि उम्र में छोटे रहे कौन? अकबर। तो अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया कि अकबर सुरक्षित रहे, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था बैरम खां। ये बैरम खां हुमायूं को मिला था। हुमायूं जब फारस या ईरान पहुंच गए थे और वहाँ पर इन्हें एक व्यक्ति मिला बैरम खां, उसको अपने साथ ही लेकर के आ गए थे। और 1556 जब हुमायूं की मृत्यु हो गई, वहाँ से लेकर के 1560 ईस्वी तक जब अकबर उम्र में छोटे थे, तो यहाँ मुगल कालीन जो मुख्य भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? बैरम खां। तो पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता था अकबर को, और प्रशासनिक कार्य बैरम खां के माध्यम से ही किए जाते थे। आगे हम बात कर लेते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत के देखो अब तक कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं। एक युद्ध हमने पढ़ा था, किसके समय में पढ़ा था? बाबर के समय। तो बाबर के समय एक युद्ध पढ़ा था, वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। आज हम पढ़ेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को यह युद्ध होता है। अकबर के अधीन बैरम खां जो थे उन्होंने नेतृत्व किया था। मुगल कालीन बैरम खां जो थे उन्होंने इस युद्ध का नेतृत्व अकबर की तरफ से किया था। और दूसरी तरफ हेमू ने, एक हिंदू सेनापति था, और ये हिंदू सेनापति कहाँ का था? तो अफगानों की हम बात कर लें तो बिहार का शासक था मोहम्मद आलिद शाह। तो मोहम्मद आलिद शाह का सेनापति कौन था? हेमू, जो हिंदू था। और उसने अपने जीवन में 24 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 22 युद्धों में उसने सफलता प्राप्त की थी, विजयी रहा था। इसने एक उपाधि धारण कर रखी थी, विक्रमजीत या विक्रमादित्य। तो बैरम खां और हेमू के मध्य में ये युद्ध लड़ा गया पानीपत नामक स्थान पर 1556 में। युद्ध का परिणाम क्या निकला कि हेमू की गर्दन में तीर लग गया, जिसके कारण हेमू इस युद्ध में नहीं जीत पाया और बैरम खां इस युद्ध में जीत जाते हैं। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की विजय हुई, बैरम खां की विजय हुई। आगे हम बात कर लेते हैं 1561 में मुबारक खां के द्वारा बैरम खां की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। 1560 तक का देखो समय माना गया कि बैरम खां 1560 तक संरक्षण प्रदान करते हैं किसको? अकबर को। उसके बाद में दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, अकबर में और बैरम खां में। बैरम खां अपनी चलाने लगते हैं जो अकबर को पसंद नहीं आता है, और उसके कारण 1561 में अकबर बैरम खां को मक्का मदीना की यात्रा पर भेज देते हैं, और वहाँ पर एक व्यक्ति ने
जिसका नाम था मुबारक खां। इस व्यक्ति ने बैरम खां की पाटन नामक स्थान पर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। अब बात कर लेते हैं अकबर का अभियान कि अकबर ने सर्वप्रथम कब और किसके विरुद्ध अभियान शुरू किया। तो अकबर के माध्यम से 1561 में अभियान चलाया गया। बाज बहादुर जो मालवा के शासक थे, तो बाज बहादुर को हरा करके मालवा पर अधिकार किया गया 1561 में। यह अकबर का प्रथम अभियान माना जाता है, अकबर के माध्यम से संचालित किया गया प्रथम अभियान था। इसके बाद में हम मुख्य बातें की बात कर लेते हैं। 1562 ईस्वी में क्या हुआ? चुनार प्रदेश पर और 1564 ईस्वी में गोंडवाना प्रदेश पर अकबर ने अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। 1562 में आमेर के शासक भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। एकमात्र ऐसे राजपूत जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी इच्छा से किसकी अधीनता स्वीकार की? अकबर की अधीनता स्वीकार की, और उसका नाम क्या था? भारमल। तो 1562 में क्या हुआ था कि इन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। अकबर के पुत्र नहीं हुआ तो एक सूफी संत थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। उन्होंने अकबर को कहा कि आप फतेहपुर सीकरी से कहाँ पर जाओ, या फिर आगरा से आप पहुंचो अजमेर। अजमेर में गरीब नवाज के दरबार पर आप पैदल जाओ और वहाँ जाकर के आप अगर मन्नत मांगोगे पुत्र की तो आपके पुत्र होगा। तो इसलिए 1562 ईस्वी में आगरा से कौन चले? अकबर चले और पहुँचे कहाँ पर? अजमेर में। तो रास्ते में जयपुर होकर के वो गए तो आमेर के शासक को डर लगा कि अकबर आक्रमण करने के लिए आ रहे, तो उन्होंने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? अकबर की, 1562 में। फिर आगे हम बात कर लेते हैं 1564 ईस्वी में मालवा। अब देखो 1562 में मालवा पर अधिकार हो गया था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ का जो गवर्नर था अब्दुल्ला खां, ठीक है, उसके नेतृत्व में उज़्बेकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो अकबर के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। फिर बात कर लेते हैं 1568 में स्वयं अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इससे पहले तक के जितने भी युद्ध अकबर के माध्यम से संचालित किए गए थे उसमें सेनापति कौन नहीं था? अकबर नहीं था। अकबर ने नेतृत्व नहीं किया था, तो अकबर के माध्यम से नेतृत्व किया गया 1568 में। तो यहाँ पर स्वयं अकबर जाते हैं उदयपुर पर अपना अधिकार करने के लिए। तो मेवाड़ किसको बोलते हैं? कि उदयपुर के आसपास वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मेवाड़ कहा जाता है। तो मेवाड़ पर आक्रमण किया और उदय सिंह को उन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। बात आती है 1568 की। उसके बाद में हम बात कर लें तो अगले ही साल 1569 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया और रणथंभौर के जो शासक थे जिनका नाम था सुरजन हाड़ा, उन्हें भी अकबर के माध्यम से क्या किया गया? पराजित किया गया। फिर 1570 में जैसलमेर के शासक रावल हरिराय और बीकानेर के शासक ने, तो बीकानेर के शासक उस समय कौन थे? कल्याणमल। उन्होंने दोनों ने स्वेच्छा से अकबर की क्या स्वीकार कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। तो सबसे पहले तो देखो भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 1570 में जैसलमेर और बीकानेर के जो शासक थे उन्होंने इच्छा से अकबर की क्या स्वीकार कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। 1571 की हम बात करें तो 1571 में देखो अकबर ने स्वयं गुजरात पर क्या किया? आक्रमण किया। अब यहाँ पर भी अकबर के माध्यम से स्वयं नेतृत्व करते हैं सेना का, और गुजरात पर उन्होंने क्या कर दिया? आक्रमण कर और दिया। तो गुजरात पर आक्रमण करके गुजरात के जो शासक थे मुजफ्फर खां तृतीय, इस मुजफ्फर खां को उन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं
स्मिथ की, एक इतिहासकार रहे थे जिसका क्या नाम था, स्मिथ। उन्होंने गुजरात अभियान को लेकर के ये कहा कि गुजरात का जो आक्रमण था वो संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण रहा है, कि जितने भी आक्रमण विश्व में हुए हैं उनमें सबसे तीव्र जो आक्रमण हुआ, जल्दबाजी में जो आक्रमण किया गया, वो कहाँ पर किया गया, गुजरात पर किया गया। ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा स्मिथ ने। अब विश्व प्रसिद्ध हम बात कर लेते हैं किसकी, हल्दी घाटी युद्ध की। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 15 जून 1576 में लड़ा गया। ये युद्ध अकबर ने नहीं लड़ा था, बल्कि अकबर के माध्यम से अकबर के सेनापति मानसिंह और उसके सहयोगी थे आसफ खां, इन दोनों को युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था। दूसरी तरफ कौन थे, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप और मान सिंह और आसफ खां के मध्य में युद्ध लड़ा गया 18 जून 1576 में। अब यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप तो युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन महाराणा प्रताप के अंतर्गत सेनापति कौन था, सेना का जो नेतृत्व प्रदान कर रहा था, तो हकीम खां सूर या हाकिम खां सूरी। आगे हम बात कर लें इस युद्ध का क्या परिणाम निकला। तो युद्ध अनिर्णय या अनिर्णित युद्ध रहा। ऐसा क्यों, क्योंकि अकबर का उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को या तो बंदी बनाया जाए या महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार जाए। तो मूल उद्देश्य था बंदी बनाना, ठीक है। महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार तो गए थे, लेकिन अकबर की जो शर्त थी वो पूरी नहीं हो पाई। इस प्रकार से ये युद्ध कहा गया कि इसका कोई निर्णय नहीं निकला, महाराणा प्रताप बंदी नहीं बनाए गए। अब इस युद्ध को लेकर के 2-4 बातें आती हैं। एक, अबुल फजल, इन्होंने क्या कहा युद्ध के बारे में कि हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया वो कहाँ पर लड़ा गया, खमनोर में लड़ा गया। तो इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कहा कि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया, खमनोर में लड़ा गया। ऐसे ही एक इतिहासकार रहे जिनका नाम था बदायूनी। बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में क्या कहा कि ये युद्ध गोगुंदा में लड़ा गया। तो इस प्रकार से दोनों ने अपनी अपनी राय रखी। एक ने हल्दी घाटी युद्ध को कहा यह खमनोर में लड़ा गया, और बदायूनी ने कहा हल्दी घाटी का युद्ध गोगुंदा में लड़ा गया। अब इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड की बात करें, उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा मेवाड़ की थर्मोपोली या मेवाड़ की थर्मोपल्ली। किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली या थर्मोपोली किसने कहा, तो कर्नल जेम्स टोड ने। फिर बात कर लेते हैं दक्षिणी भारत पर अकबर ने किस प्रकार अपने विजय अभियान की शुरुआत की। पहला अभियान कब संचालित किया गया, तो 1591 ईस्वी में खानदेश के जो शासक थे जिनका नाम था अली खां। इस अली खान ने स्वेच्छा से अकबर की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। तो देखो अब तक हमने बात कर ली थी एक तो भारमल की, उसके बाद में हमने बात की थी जैसलमेर और बीकानेर की, और यहाँ पर बात हो रही है दक्षिण में। तो दक्षिण में खानदेश के जो शासक थे अली खां, उन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर बात करते हैं, अब अकबर ने जब अधीनता स्वीकार कर ली, किसने, अली खां ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो अकबर ने उस खानदेश का नाम बदल करके क्या कर दिया, धनदेश। 1600 ईस्वी में अहमदनगर की रानी थी, इनके पति मर चुके थे, जिनका नाम था चांद बीबी। उसे हरा करके अहमदनगर पर अधिकार किसका हो गया था, अकबर का हो गया था। फिर बात करते हैं अंतिम विजय। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के शासक मीरन बहादुर को इन्होंने पराजित किया, और यह अकबर की कौन सी विजय मानी जाती है, अंतिम विजय मानी जाती है। तो 1601 ईस्वी में पहली विजय कौन सी थी, तो पहली विजय 1561 ईस्वी में थी, मालवा क्षेत्र बाज बहादुर को
हरा करके मालवा पर अधिकार कर लिया गया था और अंतिम विजय 1601 में असीरगढ़ के शासक मीरन बहादुर को हरा करके विजय प्राप्त की गई। इसके बाद में अकबर ने कोई विजय प्राप्त नहीं की। 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अकबर की मृत्यु के बाद में एक बात और कर लेते हम। 1584 ईस्वी में क्या हुआ? गुजरात में विद्रोह हो गया था। गुजरात पर अधिकार तो देखो 1571 में ही हो गया था, लेकिन इस गुजरात में जब विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा गया अब्दुल रहीम। ये अब्दुल रहीम कौन थे? तो अब्दुल रहीम थे बैरम खां के पुत्र। तो अब्दुल रहीम ने गुजरात में जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह को दबा दिया और उसके कारण अकबर खुश हो गए और अकबर ने इन्हें एक उपाधि दी। कौन सी उपाधि थी वो? खान खाना की उपाधि। अब हम बात कर लेते हैं अकबरकालीन व्यवस्था कि अकबर के समय में क्या क्या काम हुआ। तो देखो 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। जजिया कर कौन सा कर होता है? जजिया कर होता है जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, कि जो मुस्लिम नहीं होगा ऐसे व्यक्तियों से जो कर लिया जाता था उस कर को कहते थे जजिया कर। तो 1564 ईस्वी में अकबर ने ये कर क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर बात करते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? अकबर ने। कब? 1571। कई जगह ये 1569 भी मिलता है। 10th की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में ये 1569 दे रखा है। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई 1569 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना करने के बाद में इससे पूर्व जो राजधानी थी वो मुगलकालीन राजधानी कौन सी थी? आगरा। उस आगरा के स्थान पर राजधानी किसको बनाया गया? फतेहपुर सीकरी को। और ये फतेहपुर सीकरी 1569 से लेकर के 1584 तक मुगल काल की क्या रही? राजधानी रही। इसके बारे में बात कर लेते हैं जैन मुनि हरिविजय सूरी। तो जैन धर्म के मुनि थे हरिविजय सूरी। उसको अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान की? जगत गुरु। तो जगत गुरु की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की? तो जैन मुनि हरिविजय सूरी को। फिर बात करते हैं गुजरात पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में अकबर ने आगरा में एक दरवाजा बनाया जिसको कहा गया बुलंद दरवाजा। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन बनता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में किया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया। इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नया धर्म चलाया जिसे कहा गया दीन ए इलाही। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया और कब चलाया? तो 1582 ईस्वी में अकबर के माध्यम से दीन ए इलाही धर्म चलाया गया। इस धर्म को अपनाने वाला प्रथम जो हिंदू राजा था वो कौन था? बीरबल। किस धर्म को अपनाने वाला प्रथम हिंदू राजा कौन सा था? बीरबल था। इस धर्म को अपनाने वाले मात्र 18 लोग ही थे जिनमें हिंदू बीरबल था। फिर आगे बात कर लें। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक संवत चलाया जिसे क्या कहा गया? इलाही संवत। एक नया कैलेंडर होता है, वो नया कैलेंडर अकबर के माध्यम से संचालित किया जाता है जिसे इलाही संवत कहा जाता है। 1583 में इसकी शुरुआत की गई। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल समद। तो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद। अब बात करते हैं अकबर के नवरत्न कि अकबर के कौन कौन से नवरत्न थे, उनको एक सूत्र के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो देखो सूत्र है आफताब हमाम रटो। आफताब को क्या कहा गया है? कि आप हमाम रटो। आ से हो गया अबुल फजल, फै से हो गया फैजी, ता से हो गया तानसेन, बै से हो गया बीरबल। 4 तो ये हो गए। फिर हमाम में 3 नाम आ गए। है से हो गया हकीम हुकाम, माँ से हो गया मानसिंह, मैं से हो गया मुल्ला 2 प्याजा। फिर रटो, रटो में 2 शब्द हैं। रे से हो गया अब्दुल रहीम खान खाना
और टो से हो गया टोडर मल। तो इस प्रकार से नवरत्न थे अकबर के दरबार में। दो ही शासक ऐसे हुए हैं जिनके शासनकाल में नवरत्न थे। एक तो गुप्त वंश के शासक हुए थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और दूसरे थे अकबर। अब कुछ छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। एक बात करते हैं हम अकबरनामा। इसको आईने अकबरी भी कहा जाता है। इसके 3 भाग थे। इसकी रचना किसने की? अबुल फजल ने। अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। तो अबुल फजल के माध्यम से एक ग्रंथ लिखा गया जिसमें अकबर की यात्राओं का उल्लेख है। अकबर ने क्या क्या काम किया वो अकबरनामा में मिलता है। फिर बात करते हैं अकबर के दरबार का राजकवि कौन था? फैजी। तो यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अकबर के दरबार का राजकवि कौन था? फैजी। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो मनसबदारी प्रथा शुरू की अकबर ने। इसमें क्या होता था? इसमें मनसबदारी प्रथा को 2 भागों में बांट रखा था, एक जात दूसरा सवार। एक तो क्या होता था? जात, और दूसरा होता था सवार। कहने का मतलब इतना ही है कि मनसबदारी प्रथा व्यक्ति को दरबार में उसके सम्मान में वृद्धि करती थी कि व्यक्ति को दरबार में कितना सम्मान मिला हुआ है। फिर बात करते हैं अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा, आगरा में। तो अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई और उसे सिकंदरा आगरा में दफना दिया गया। आगे बात कर लेते हैं दहसाला बंदोबस्त। तो वित्त मंत्री थे टोडरमल। 1580 में इन्होंने राजस्व व्यवस्था शुरू की और एक व्यवस्था ये लेकर के आए जिसे दहसाला बंदोबस्त कहा जाता है। अकबरकालीन सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। तो इस प्रकार से हमने अकबर की मुख्य बातों का आज क्या किया है? अध्ययन किया है।